नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने शुक्रवार 2 सितंबर को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने गुरुवार 1 सितंबर को ही संकेत दे दिया था कि गुजरात पुलिस की बातों में इस गिरफ्तारी को लेकर बहुत दम नहीं है, इसलिए क्यों न तीस्ता को जमानत दे दी जाए। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बहुत आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार 2 बजे तक के लिए टाल दी थी। कोर्ट में शुक्रवार को बमुश्किल 2 घंटे बहस हुई और चीफ जस्टिस ने अंतरिम जमानत का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने तीस्ता को अंतरिम जमानत देते हुए आदेश में लिखा, हमारे विचार से अपीलकर्ता अंतरिम जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया था कि मामला अभी भी हाईकोर्ट के सामने विचाराधीन है, इसलिए हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए या नहीं। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट को विचार करना है। हम केवल इस दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं कि क्या मामले पर विचार के दौरान अपीलकर्ता की हिरासत पर जोर दिया जाना चाहिए, इसलिए तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दी जाती है। बता दें, तीस्ता पर आरोप है कि 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में मामले दर्ज करने के लिए दस्तावेजों में साजिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जस्टिस AM खानविलकर की कोर्ट ने जाकिया जाफरी से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में लिखा था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। इसके अगले ही दिन गुजरात पुलिस ने तीस्ता को गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ FIR में दर्ज तथ्य और कुछ नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की पुनरावृत्ति है, जो 24 जून को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ समाप्त हुई और तीस्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया अपराध भी नहीं बना है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है। वहीं गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि जमानत के लिए आवेदन हाईकोर्ट के सामने विचाराधीन है और इस तरह मामले को तत्काल चुनौती पर विचार करने के बजाय हाईकोर्ट को विचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कथित अपराध में तीस्ता की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए FIR में जो कुछ भी दिया गया है उसके अलावा पर्याप्त सामग्री है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शुक्रवार को भारतीय नौसेना को मिल गया है। 45,000 टन के वजन वाले इस युद्धपोत को 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में आयोजित एक कार्यक्रम में इसे नौसेना को सौंपा। इस युद्धपोत को समंदर में भारत का महाबली माना जा रहा है। ये भारी भरकम युद्धपोत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। ये अब तक भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। इस पर एक बार में 30 विमान खड़े हो सकते हैं और इन विमानों में MiG-29 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इस युद्धपोत पर पिछले 1 दशक से अधिक समय से काम चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नौसेना के नए ध्वज का अनावरण भी किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार भी मौजूद रहे। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। जयराम रमेश ने 2013 का पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो INS विक्रांत की लैंडिंग के लिए भारत को बधाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत इसे बनाने वाला दुनिया में छठा देश है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने लिखा है कि साल 2014 से पहले भी भारत आत्मनिर्भर था। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा कि उस समय के रक्षा मंत्री AK एंटनी ने भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 12 अगस्त 2013 को लॉन्च किया था। वहीं प्रधानमंत्री ने इसे आज किया है। साल 2014 से पहले एक आत्मनिर्भर भारत मौजूद था। 7 सितंबर से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। पार्टी के 170 नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। 117 यात्रियों में 34 महिलाएं भी हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 15 महिलाएं उत्तर प्रदेश से हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश से 10 और महाराष्ट्र से 9 महिलाएं हैं। इस यात्रा को निकालने की योजना जून में उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में बनी थी। यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं का चयन जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक से किया गया है। अरुणाचल प्रदेश से आने वाले आजम जोमला 25 साल के सबसे युवा यात्री हैं। यात्रा में शामिल होने वालों में कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, पंजाब के पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला, कन्हैया कुमार, अमित कुमार टुन्ना, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी, बेटे चांडी ओमन, प्रतिभा रघुवंशी, सीताराम लांबा, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष केशव चंद्र यादव, उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला और AICC संचार विभाग के सचिव वैभव वालिया भी शामिल हैं।
यात्रा की अगुवाई करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 148 दिन तक चलने वाली यात्रा के दौरान एक शिपिंग कंटेनर के केबिन में रात गुजारेंगे। यात्रा की शुरुआत एक बड़ी रैली के द्वारा होगी। यात्रा में शामिल सभी लोग 6 से 7 घंटे तक हर दिन चलेंगे और इस दौरान देश भर में लोगों से संपर्क करेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी के बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि किसी भ्रष्टाचारी को बचाया नहीं जा रहा है और ना ही कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा। बता दें, एक दिन पहले नरेंद्र मोदी ने केरल में कहा था कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर जब पत्रकारों ने नीतीश से सवाल पूछा तो नीतीश ने कहा कि कोई है केंद्र में जो बोलते रहते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। किस भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। नीतीश ने कहा, यहाँ तो हम लोगों ने किसी भी भ्रष्टाचारी को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन वो क्या बोलते हैं वो अपना बोलें, हमको उससे कोई मतलब नहीं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद यानी कि सोशलिज्म और धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। इस याचिका पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने इसी तरह की याचिकाओं के साथ 23 सितंबर को इसको सूचीबद्ध कर दिया है। इस मामले में दूसरे याचिकाकर्ता एडवोकेट सत्य सबरवाल हैं। लाइव लॉ के अनुसार याचिका में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को जोड़ने की वैधता को चुनौती दी गई है। ये तर्क दिया गया है कि इस तरह शब्दों को जोड़ना अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति में नहीं आता है। याचिका में कहा गया है कि केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा घोषित किया गया है और इसलिए संसद इसे बदल नहीं सकता। कर्नाटक के राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लिंगायत समुदाय के धार्मिक नेता शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू को कल बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और आज उनको एक स्थानीय अदालत ने 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उन्हें आज शाम बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग के एक अस्पताल की व्हीलचेयर पर अदालत ले जाया गया। बता दें, उनको सीने में दर्द संबंधी परेशानी होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें, शिवमूर्ति पर 2 नाबालिगों की ओर से शिकायत दर्ज करने के बाद पिछले दिनों मैसूर शहर पुलिस ने FIR दर्ज की थी। उन पर पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है, क्योंकि एक पीड़िता दलित समुदाय से भी आती है। AIADMK में EK पलानीस्वामी यानी कि EPS और O पन्नीरसेल्वम यानी कि OPS के गुटों के बीच चल रहे सियासी संघर्ष में EPS गुट को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाई कोर्ट ने पिछले फैसले में कहा था कि AIADMK के अंदर जनरल काउंसिल की बैठक बुलाई जानी चाहिए। अदालत ने 11 जुलाई को बुलाई गई जनरल काउंसिल की बैठक को गैरकानूनी करार दे दिया था, लेकिन EPS गुट ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब हाई कोर्ट ने जो ताज़ा आदेश दिया है उसमें 11 जुलाई को हुई जनरल काउंसिल की बैठक को सही ठहरा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि EPS फिर से AIADMK के प्रमुख बन गए हैं और निश्चित रूप से ये OPS गुट के लिए बड़ा झटका है। बाढ़ की तबाही से उजड़े पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि भारत से सब्जियों के आयात की अनुमति देने के लिए पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद ने एक प्रेस वार्ता में कहा, हम देश में सब्जियों के जल्द से जल्द आयात की सुविधा के लिए देशों के संपर्क में हैं। अहमद की टिप्पणी वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल के बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार देश भर में हाल ही में आई बाढ़ के बाद फसलों के नष्ट होने के बाद लोगों की सुविधा के लिए भारत से सब्जियां और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात पर विचार कर सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।